हेलो एवरीवन, मैं विजय लक्ष्मी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे समास के बारे में। हम पढ़ रहे थे शब्द रचना, शब्द अर्थात शब्दों का निर्माण करना। तो हमने सबसे पहले देखा कि शब्दों का निर्माण हम 4 प्रकार से करते हैं, संधि के द्वारा, समास के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा और प्रत्ययों के द्वारा। तो हम संधि से शब्दों का निर्माण कर चुके हैं, हम संधि पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम समास। अब सबसे पहले समास की व्युत्पत्ति की अगर बात की जाए तो समास जो शब्द है ये सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय करने पर बनता है। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय करने पर बनता है। और जब अस धातु के अंदर घय प्रत्यय जुड़ जाता है तो ये बन जाता है आस। सम उपसर्ग और आस शब्द। और जब सम आस के अंदर जुड़ता है तो ये बनता है पूरा हमारा समास, जिसके अंदर सम का अर्थ होता है सम्यक या ठीक प्रकार से, आस का अर्थ होता है बैठाना या रखना, ठीक प्रकार से रखना। अब ठीक प्रकार से किन्हें रखना, तो शब्दों को ठीक प्रकार से रखना सम असनम समास है। अर्थात समास के अंदर शब्दों को ठीक प्रकार से रखना होता है। अब कैसे ठीक प्रकार से रखना, कैसे, जैसे पेट भरकर, ये समास विग्रह है। हम इसे पेट भर नहीं रख सकते, पेट भर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, समास के अंदर शब्दों को ठीक प्रकार से रखना है। मतलब समास के नियमों के अनुसार जो शब्द जहां रखे जाते हैं, जहां उपयुक्त होते हैं, वहीं उन्हें रखा जाता है। तो ये होगा भर पेट, पेट भर नहीं, क्या होगा, भर पेट। इसे ही कहा जाता है कि समास के अंदर ठीक प्रकार से शब्दों को रखना। अगर समास के एक शब्द में अर्थ जाना जाए तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। एक डेफिनेशन हमने देखी इसकी, सम असनम समास है। मतलब समास में शब्दों को, पदों को क्या रखा जाता है, ठीक प्रकार से रखा जाता है। अब वो किस प्रकार से मैंने आपको बताया अभी। दूसरी है इसकी संक्षिप्तीकरणम समास है। संक्षिप्तीकरणम समास है मतलब बड़ी बड़ी लाइनों को एक छोटे से शब्द में प्रयोग कर देना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समास का एक शब्द में अर्थ होता है संक्षेप अर्थात छोटा। जैसे पवन से चलने वाली चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, ये इतनी लंबी लाइन है, इसको हम एक ही शब्द में प्रयुक्त कर देंगे तो हम इसे बोल सकते हैं पवन चक्की। तो इसे ही क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। संक्षिप्तीकरणम समासम, लंबी लंबी लाइनों को एक छोटे से शब्द में प्रयोग करने को ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब समास की एक और डेफिनेशन देखी जाए जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि दो पदों के मेल को समास कहते हैं। दो पदों के मेल को समास कहते हैं। समास हम 6 प्रकार के समास पढ़ते हैं जिसमें 2 पद होते हैं। एक होता है प्रथम पद, इसे बोलते हैं प्रथम पद, इसे बोलते हैं द्वितीय पद, इसे हम पूर्व पद के नाम से भी जानते हैं, पूर्व पद, और इसे हम उत्तर पद के नाम से भी जानते हैं। जब समास विग्रह होता है उसमें 2 पद होते हैं, एक प्रथम पद जिसे पूर्व पद भी कह सकते हैं, दूसरा होता है द्वितीय पद जिसे उत्तर पद भी कहा जाता है। तो इस तरह से इन दोनों पदों को मिलाना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अब एक समास ऐसा है जिसमें 2 के अलावा 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं, वो है हमारा द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास। बाकी पांचों समासों में हम 2 पदों को मिलाकर समास करते हैं, लेकिन द्वंद्व समास में 2 पदों को भी मिला सकते हैं और 2 से अधिक पद भी अगर किसी में होते हैं तो वो सिर्फ द्वंद्व समास में होते हैं। ठीक है।
वापस एक बार, समास, समास का मतलब होता है ठीक प्रकार से शब्दों को या पदों को रखना, समास कहलाता है। समास का एक शब्द में अर्थ जाना जाए तो उसका अर्थ होता है संक्षेप अर्थात छोटा। दो पदों का मेल, ये भी क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अगर दो से अधिक पदों के मेल की बात की जाए तो वो होती है हमारे द्वंद्व समास में। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे समास के प्रकार। अब समास के प्रकार को हम एक कहानी से जोड़ेंगे। एक बार की बात है, राजा भोज जो एक बहुत विद्वान इंसान थे, संस्कृतज्ञ थे, उन्होंने विश्वविद्यालय की भी स्थापना की, जिसमें उनके पास एक दिन एक ब्राह्मण आया। तो ब्राह्मण उनसे बोलता है कि महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आपको अपनी परेशानी बतानी है। तो राजा भोज बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, तुम्हें जो भी कहना है वो जल्दी जल्दी कहो, मेरे पास समय नहीं है। तो तुम्हें जो भी कहना है वो समास में कहो। वो किस में कहो, समास में कहो। अब राजा भोज का मतलब समास से मतलब था संक्षेप, मतलब बड़ी बड़ी तुम्हारी जो बातें हैं, तुम्हारी बड़ी बड़ी जो दुख की बात है, उन सारी बातों को मुझे समास में कह दो, अर्थात संक्षेप में कह दो। तो ब्राह्मण समझता है कि ये जो राजा भोज है ये मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं। तो वो बोलता है ठीक है, मैं समास में ही आपको अपनी परेशानी बताता हूँ। तो वो बोलता है द्वंद्वो अस्मि द्विगुरपि च, द्वंद्वो अस्मि द्विगुरपि च, द्वंद्वो अस्मि द्विगुरपि च, मत गेहे नित्यम अव्ययी भावः, मत गेहे नित्यम अव्ययी भावः। तत्पुरुष कर्मधार्ये येना अहम द्वंद्वो अस्मि द्विगुरपि च, मत गेहे नित्यम अव्ययी भावः, तत्पुरुष कर्मधार्ये येना अहम श्याम बहुव्रीहि, श्याम बहुव्रीहि। इस तरह से वो ब्राह्मण राजा भोज को अपनी कहानी बताता है, जिसमें वो शब्दों का प्रयोग करता है द्वंद्वो अस्मि द्विगुरपि च, मत गेहे नित्यम अव्ययी भावः, तत्पुरुष कर्मधार्ये येना अहम श्याम बहुव्रीहि। तो वो इस श्लोक के द्वारा सारे समासों के बारे में भी बता देता है कि समास कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, और इसी में वो अपनी घटना भी बताता है। वो कहता है कि द्वंद्वो अस्मि अर्थात हम दो हैं, हम दो कौन, पति और पत्नी। द्विगुरपि च, द्विगुरपि च अर्थात दो गाय भी है, किसके, हमारे। द्वंद्वो अस्मि हम दो है, कौन, माता और पिता, सॉरी पति और पत्नी या माता पिता, वही बात, पति और पत्नी। द्विगुरपि च, द्विगुरपि च, ठीक है। इसमें तो उसने किसका नाम लिया, द्वंद्व समास भी बताया उसने, और उसने ये भी बताया कि हम क्या है, पति पत्नी है। इसमें उसने द्विगु समास का नाम भी बताया, और उसने बताया कि हमारे दो गाय भी है। इसके बाद मत गेहे नित्यम अव्ययी भाव है, मतलब मेरे घर में नित्य क्या होता है, अव्ययी भाव होता है। मतलब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उसे खर्च करके खाने के लिए कुछ खरीद सकें। तत्पुरुष कर्म धार्ये, अब इसमें उसने नाम ले लिया किसका, अव्ययी भाव समास का। इसके बाद तत्पुरुष कर्म धार्ये है, जिससे मुझ जैसे पुरुष को आप किसी कर्म को धारण करवाइए, मतलब मुझे कोई आपके यहाँ काम दे दीजिए। ये ना अहम, जिससे मैं श्याम हो जाऊं, बहुव्रीहि, बहु मीन्स अधिक, व्रीहि मतलब अन्न वाला, जिससे मैं बहुत अन्न वाला हो जाऊं। एक बार फिर से, द्वंद्वो अस्मि हम पति और पत्नी है, हम दो हैं। द्विगुरपि च हमारे दो गाय भी है। नित्य गेहे मेरे घर पर नित्यम अव्ययी भाव, व्यय करने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब खाने पीने के लिए कुछ खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तत्पुरुष
तत्पुरुष कर्मधारिये, जिससे मुझ जैसे पुरुष को आप कोई काम दे दीजिए। ये ना अहम, जिससे मैं शाम हो जाऊं, अधिक धन वाला हो जाऊं, बहुव्रीहि अधिक धन वाला हो जाऊं। तो इससे उसमें द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुव्रीहि 6 समासों के नाम बताए और इसी में उसने अपनी सारी घटना बता दी। अब हम इसी से पढ़ेंगे कि हमारे समास, हिंदी में समास होते हैं 6, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो इसके बाद इसने द्वंद्व मतलब पति और पत्नी। तो द्वंद्व समास कहाँ होता है? जहाँ कोई जोड़ा हो। क्या हो? कोई जोड़ा, एक शब्द से दूसरा शब्द अपने आप याद आ जाए, वही होता है जोड़ा। द्विगुरपिचे मतलब पहला पद क्या हो? संख्या हो, तथा दूसरा पद क्या हो? संज्ञा हो। ठीक है, संज्ञा हो, तो वहां कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। अव्ययी भाव समास की बात की जाए, अव्ययी भाव मतलब यहाँ पे कौन सा समास है? यहाँ नए तत्पुरुष समास है अव्ययी भाव पद के अंदर। और अव्ययी भाव मतलब प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो, वहां कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। तत्पुरुष जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग हो, वो है तत्पुरुष समास। कर्मधारय जिसमें विशेषता बताई जाए, विशेषण विशेष्य का भाव हो, वहां होता है कर्मधारय। बहुव्रीहि बहुत अन्न वाला बन जाऊं, अर्थात किसी अन्य की विशेषता बताई जाती है, तीसरा पद प्रधान होता है, वही होता है बहुव्रीहि समास। अब हम एक एक के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग इसमें एक कॉमन चीज देखेंगे। देखिए, एक में होता है, ये होता है इधर पूर्व पद और ये है उत्तर पद, अर्थात प्रथम पद और द्वितीय पद। हर समास के अंदर कौन से 2 पद होते हैं? एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है, और किसी में पूर्व पद प्रधान होता है तो किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, किसी में दोनों पद प्रधान होते हैं और किसी में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, और किसी में मतलब उसमें दोनों पद प्रधान ना होकर कौन सा पद प्रधान होता है? तीसरा ही पद प्रधान होता है। अब जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है तो मतलब उत्तर पद प्रधान नहीं होता, जिसमें पूर्व पद प्रधान नहीं होता वहाँ उत्तर पद प्रधान है, और किसी में दोनों पद प्रधान है, किसी में दोनों पद प्रधान नहीं और तीसरा ही पद प्रधान होता है। तो जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वो समास होता है हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास में हमारे पूर्व पद प्रधान होता है। तो जिसमें पूर्व पद प्रधान हो वो कौन सा समास होता है? तो वो होता है अव्ययी भाव समास। जिसमें उत्तर पद प्रधान हो वो होता है हमारा तत्पुरुष समास। उत्तर पद प्रधान होता है वो होता है तत्पुरुष समास, और जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो वो होता है द्वंद्व समास, और जिसमें दोनों पद प्रधान ना हो, कोई तीसरा ही पद प्रधान हो, तो वो होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव में, क्योंकि इसमें शुरू में क्या आते हैं? अव्यय आते हैं। प्रत्येक पद में क्या होता है? शुरू में अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों तरफ द्वंद्व आ रहा है, मतलब दोनों ही पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि के अंदर कोई अन्य ही पद प्रधान होता है, मतलब उसमें ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इसके बाद बात की जाए 2 समास की, कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय और द्विगु कहा इसे तक, जो कर्मधारय है ये तत्पुरुष का ही भेद होता है, तथा कर्मधारय का भेद द्विगु होता है। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय होता है, कर्मधारय का भेद द्विगु होता है। तो तत्पुरुष में हमारे उत्तर पद प्रधान होता है, इसलिए कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है, और द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। तो जिसमें उत्तर पद प्रधान होते हैं वो है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। अब क्वेश्चन इस तरह से कि कुल समासों की संख्या है हिंदी में तो 6 मूलतः समासों की संख्या है, 6 मौलिक समासों की संख्या है तो 6, लेकिन पद प्रधानता के हिसाब से, पद प्रधानता की दृष्टि से समासों की संख्या है 1 2 3 4। ठीक है,
पद की प्रधानता के हिसाब से समासों की संख्या कितनी होती है? तो समासों की संख्या होती है 4 और कुल समासों की संख्या होती है 6। मूल समासों की संख्या, मौलिक समासों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम सबसे पहले एक एक समास को लेकर चलते हैं। तो अब बात करते हैं हम अपने पहले समास अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के अंदर अव्ययी भाव, ये जो पद है, इसके अंदर खुद में नए तत्पुरुष समास होता है। मतलब न व्ययी इति अव्ययी, न व्ययी, न व्ययी इति अव्ययी। तो इसमें कौन सा समास होता है इस पद में? तो इसमें नए तत्पुरुष पुरुष समास होता है। अब बात करें अव्ययी भाव समास की, तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। इस समास में प्रथम पद प्रधान होता है तथा अव्ययी भाव समास में जो पद है उसका जो प्रथम है वो अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास के स्टार्टिंग में प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। प्रथम पद अव्यय होता है तथा अव्ययी भाव के समास वाले पद में प्रथम पद उपसर्ग हो सकता है, प्रथम पद उपसर्ग भी हो सकता है। तथा अगर एक शब्द 2 बार आए और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब उस एक शब्द का अर्थ दोनों बार क्या हो? समान हो, तो वहाँ भी कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। एक पद 2 बार आए तथा उनका अर्थ समान हो, तो वहाँ भी कौन सा समास होता है? वहाँ भी हमारा अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय मतलब अव्यय उन पदों को हम कहते हैं जो किसी भी वचन में लिंग में परिवर्तित ना होते हो, वो अपना स्वरूप वैसे ही बनाए रखे, चाहे वो बहुवचन के आगे लगे, चाहे वो एक वचन के आगे लगे, लेकिन उनका स्वरूप परिवर्तित ना हो। जैसे स्थिति ये है एक वचन और ये है स्थितियाँ। तो अगर हम इस स्थिति के आगे लगाए अव्यय, जैसे प्रतिकूल, तब भी हम लिखेंगे प्रतिकूल, और बहुवचन के आगे लगाए तब भी हम लिखेंगे प्रतिकूल स्थितियाँ। इस तरह से कोई शब्द जो एक वचन में लगे, चाहे बहुवचन में लगे, चाहे अलग अलग लिंगों में प्रयुक्त हो, फिर भी वो अपने स्वरूप में वैसे के वैसे ही रहे, उन्हें हम कहते हैं अव्यय। जैसे और, या, लेकिन, इस तरह के पद क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। इसके बाद प्रथम पद हो, उपसर्ग हो, जैसे बिना रहम के, बिना रहम के, तो पद बनता है बेरहम। बेरहम, तो बे क्या है? हिंदी का एक उपसर्ग है, और अगर उपसर्ग भी किसी पद के आगे हो तो वहाँ भी कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। समास के अंदर 2 पद होते हैं, एक होता है प्रथम पद और दूसरा होता है द्वितीय पद। दोनों पदों को, इसे हम पूर्व पद भी बोलते हैं,
और इसे उत्तर पद भी बोलते हैं। दोनों पदों को मिलाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो अव्ययीभाव समास में भी इन दोनों पदों को मिलाकर समास किया जाता है, जिसमें अगर प्रथम पद अव्यय हो, उपसर्ग हो, तब भी हमें समास करना होता है अव्ययीभाव समास। और इसके अंदर जो प्रथम पद होता है, जो पूर्व पद होता है, वो प्रधान होता है। और एक ही शब्द अगर दो बार आए तो वहां भी कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव। जैसे वर्ष, वर्ष, तो इसमें होगा प्रति वर्ष, 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 प्रति वर्ष, दिन, दिन, प्रतिदिन, बार, बार, बारंबार, दिन, दिन। तो ये होगा इसका समास पद प्रतिदिन। एक ही शब्द दो बार आया, उसका अर्थ समान है, तो यहाँ बना प्रतिदिन। तो ये प्रतिदिन में कौन सा समास हुआ? अव्ययीभाव समास हमने किया। जैसे बार, बार, तो समासिक पद बनता है बारंबार, बारंबार। इस तरह से शब्द बना हमारा बारंबार। इसी तरह से जैसे उपसर्ग शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, तो अनुसार की जगह हम जो शब्द प्रयुक्त करते हैं, जो उपसर्ग हम यूज करते हैं, वो है यथा। वो होता है यथा। यथा अनुसार के अर्थ में यूज किया जाता है। तो शक्ति के अनुसार अर्थात समासिक पद बनेगा यथा शक्ति। शक्ति के अनुसार मतलब यथा शक्ति। तो एक इतनी लंबी लाइन को हमने एक छोटे से शब्द में संक्षेप में प्रयुक्त किया, तो वही होता है समास। और शुरू में हमारे क्या आ गया? तो इसमें अव्यय पद आ गया। तो अव्यय आने पर भी कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। जैसे शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, विधि के अनुसार यथाविधि, क्रम के अनुसार यथा क्रम। और जन्म से लेकर, जन्म से लेकर मतलब आ जन्म, आ जन्म। तो आ भी क्या है? एक उपसर्ग है, इसलिए यहां भी क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। अक्षी के परे, अक्षी के परे, तो सामासिक शब्द बनता है परोक्ष। अक्षी के परे तो समासिक शब्द बना परोक्ष। ठीक है, तो यहाँ भी कौन सा समास हुआ? अव्ययीभाव समास हुआ। तो इस तरह से प्रथम अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय हो तो वहाँ भी अव्ययीभाव समास, प्रथम पद उपसर्ग हो वहाँ भी अव्ययीभाव समास, और एक पद दो बार आए और उनका अर्थ समान हो वहाँ भी समास होता है हमारे अव्ययीभाव समास।